इसराइल ने ही बात की डोनाल्ड ट्रंप से कि आप हमारी जान बख्शी करवाएं। जीता कौन और हारा कौन? ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो इसराइल के किसी एयर पावर के अटैक को विथस्टैंड कर सकते हैं। आपको लगता है एट सम पॉइंट रूस इस जंग में फिर उतर पड़ता? और पुतिन ने बयान दिया बाकायदा कि हमारा जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप लें और आप लड़ें। और मेदवेदेव ने ये कहा, कंट्रीज आर, उसकी कोटेशन है, लाइनिंग अप टू गिव ईरान द एटॉमिक बॉम्ब। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, क्योंकि 1998 में इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करना चाहता था इंडिया के साथ मिलके। इज देयर एनी चांस कि वो पाकिस्तान के ऊपर को नजर रखे, या ये हो सकता है? भिनक भी नहीं आनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान पे वो इस किस्म का कोई भी हमले का तसव्वुर भी करे, ख्वाब में भी ना देखे। ख्वाब में भी नहीं देखे। बिल्कुल ठीक। वो फॉल ऑफ तेहरान चाहते थे और वो नहीं हुआ। उन्होंने सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड किया। ईरान तो ये चाहता तो नहीं था कि वो बराह रास्त इसराइल पर अटैक करके गिराए। ईरान तो डायरेक्टली इसराइल को उस सेंस में अटैक कर भी नहीं सकता ना। पहले इराक है बीच में, फिर उसके बाद जॉर्डन, सीरिया है। इस जंग में अमेरिका क्यों शामिल हुआ? इसराइल की ये ख्वाहिश है कि ये नेगोशिएशन ना हो, इसमें तोड़ना ही तोड़ना है नेगोशिएशन। क्यों? क्योंकि ईरान के पास तेल है, उतना ही तेल है जितना सऊदी अरेबिया के पास। इसराइल के अंदर भी ईरान की इंटेलिजेंस काम करती होगी, हम बड़ी श्योर। ईरान को क्यों जरूरत पड़ती है 3H यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूसी, इन्हें सपोर्ट क्यों करता है प्रॉक्सीज को? उनकी हुकूमत का विजन ये है कि हम एक इस्लामिक रेवोल्यूशन चाहते हैं। सो पोस्ट वॉर अब ईरान क्या ये कर पाएगा? किस हद तक वो मजबूत हुआ है या कमजोर हो गया है? वो मजबूत पोजीशन में है, मगर इसराइल का मुकाबला अकेला ईरान नहीं कर सकता। बुरी रिजीम भी तो आ सकती है, ये चेंज हमेशा अच्छा नहीं होता। या पाकिस्तान के हालात में तो नहीं कह रहे? जनरल बात कर रहा हूँ, नाराज नहीं होना किसी। याद रखें कि जब सदाम को इन्होंने गिराया था, वहाँ पे ये कहते थे रिजीम चेंज होगी, कोई कैंडिडेट था उनके पास पीछे? कोई। सीरिया में कहते थे असद को गिराएंगे। ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए अप्रूवल दे दिया। ट्रंप की ट्वीट थी कि ईरान बचेगा नहीं अगर तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते। जो हमने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, तो हमने तो ठीक किया ना। एक और जंग में उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। इतना सादा नहीं होना चाहिए हमें कि हम ये कहें कि अब उसने अमन करा दिया तो सब ठीक है। जो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते हुए कहा कि ये ईरान को हमसे अच्छा जानते हैं, तो उसमें कोई यही बात हुई होगी कि आप हमें कहीं हेल्प आउट करें। लोग तो यही कहते हैं, हमें पता तो नहीं ना कि क्या बात हुई वहाँ पे, हमें कोई साइफर तो नहीं आया। OIC का रोल आप किस तरह देखते हैं? रोल ही नहीं नजर आया। इन सारे मुल्कों ने, आपको पता है कि इसराइल के साथ मुआहदे न सिर्फ किए हैं, मगर उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स हैं दोनों तरफ। हमारी पब्लिक में ये बात समझती है कि टर्की जो है उसने कभी भी इसराइल के खिलाफ कोई जंग नहीं की। ईरान और इसराइल की जंग का नतीजा 12 दिन की जंग में अब सीज फायर हो गया, और इसका ऐलान बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, वैसे ही ट्वीट भी किया और फिर क्रेडिट भी खुद लिया कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। लेकिन इस जंग में जहां इब्तदाई तौर पर अमेरिकी सदर शामिल नहीं होना चाहते थे, फिर किसके प्रेशर पर वो शामिल हुए? ईरान के ऊपर, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक भी किया, ईरान ने जवाब भी दिया और इस पर फिर खामोशी इख्तियार करके सीज फायर भी कर लिया। तो जमा खर्च करें तो इसका हासिल वसूल क्या था? ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एक तो ये सवाल है। फिर जहां ये जंग हो रही थी, साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात भी हुई, उसके बाद हमारा किरदार क्या रहा? इस पिक्चर में भारत कहाँ था? और सबसे बड़ी बात, ये जो वेस्ट है जिसके इसको लेफ्ट के लोग कैसे देखते हैं? ये सवाल हम लेकर आ जाए हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये म्यूज़िक और सोशलिज्म के डॉक्टर भी हैं, वैसे ये प्रोफेसर हैं, लम्स में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर रहमान। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें घर पे दावत भी दी और टाइम भी दिया। माय प्लेजर। सबसे पहले तो ये बताएं कि जंग बंदी हो गई, सीज फायर हो गया, अब जमा खर्च करें और देखें कि इसराइल ने आकर उस वक्त अटैक किया कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे, नेगोशिएशन हो रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से कुछ निकल ही आता, ऐसे ही है। और आपने आकर यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर सबसे पहले सीज फायर के लिए भागकर भारत की तरह इसराइल ने ही बात की डोनाल्ड ट्रंप से कि अब हमारी जान बख्शी करवाएं। जीता कौन और हारा कौन इस जंग में? मेरा ख्याल है ईरान इस जंग में, ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो इसराइल के किसी मिसाइल अटैक को या एयर पावर के अटैक को विथस्टैंड कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये पहले भी कोई शक की बात नहीं थी, क्योंकि ईरान ने, आप जानते हैं, बड़ी लंबी जंग की है इराक के साथ। जी 8 साल वो जंग चली, और मैंने ईरान विजिट भी किया है, तो मुझे कुछ उससे भी अंदाज़ा था कि वहाँ की सोसाइटी का क्या टेम्परामेंट है। जनरल सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद
जो ग्राउंड स्वेल बना था ईरान के अंदर, जो लोग उसको देख रहे थे, समझ रहे थे, वो इस बात को समझ सकते थे कि बहरहाल पब्लिक जो है इस वक्त उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ पर कायम है कि फ़लस्तीन की हमने हमायत करनी है, हमने हिज़्बुल्लाह की हमायत करनी है, सीरिया के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस, हूती यमनीज़ के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस, और इवन हमास के साथ उनका। ये फ्लेयर अप उस मौके पे हुआ जब जनरल सुलेमानी को असैसिनेट किया गया। जी, ये पब्लिक ओपिनियन ठीक है, जो बढ़ा, यानी मैसेज में ये बात फैली। जी ऐसे ही है। मैं जब गया था ईरान तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे आम पब्लिक के अंदर जनरल सुलेमानी एक बहुत बड़े हीरो तस्वर किए जाते हैं। उनका रोल क्या था? उनका रोल यही था कि उन्होंने वो वेपन्स, वो हथियार, वो फाइनेंसिंग हिज़्बुल्लाह, हमास, सीरिया, हूतीज़ को पहुंचानी है, जिसकी वजह से उनको असैसिनेट भी किया गया। तो मैंने ये देखा कि ईरान के अंदर उनको एक बहुत बड़ा नेशनल हीरो माना जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को समझा जाता है। नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ के। ओके। देखिए ना, क्योंकि अब्दुल कदीर खान साहब तो एक साइंटिस्ट हैं, वो एक जर्नैल हैं जो कि जिनको के कत्ल किया गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जबकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक परसेप्शन में एक ऐसा काम है जो फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहा है। अब पिछले 1.5 साल से हमने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम देखा है। ये पहली जेनोसाइड है जो कि लाइव ट्वीट हुई है। तो उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि ना सिर्फ ईरान मगर पूरे जो मिडल ईस्ट के अंदर पब्लिक का क्या ओपिनियन है? यही ओपिनियन है कि इजराइल ने जो किया है वो इंसानियत का कत्लेआम है। तो इस सिचुएशन में इजराइल का हमला अगर ईरान पे हो तो पब्लिक अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं हो जाएगी, बल्कि पब्लिक इजराइल के खिलाफ ही रहेगी। ठीक है, हमने इस पे रजीम चेंज पे बात करनी है, लेकिन जो मैं आपकी बात से समझा हूँ, अगर हम ये समझें कि वो फॉल ऑफ तेहरान चाहते थे जी, और वो नहीं हुआ, तो इस जंग के अंदर फिर जो फतह है वो ईरान की हुई या वो जीता? उन्होंने सक्सेसफुली अपने आप को डिफेंड किया। ठीक है, फतह तो तब है ना जब आपने अपने दुश्मन को गिरा दिया हो, मगर ऐसा नहीं है। मगर डिफेंड ईरान तो ये चाहता तो नहीं था कि वो बराह रास्त इसराइल पर अटैक करके गिराए। वो तो फलस्तीन की आज़ादी चाहता था या गजा के लोगों के लिए आसान जिंदगी चाहता था। ईरान तो डायरेक्टली इसराइल को उस सेंस में अटैक कर भी नहीं सकता ना। पहले इराक है बीच में, फिर उसके बाद जॉर्डन सीरिया है, फिर जाके इसराइल आता है। 2 मुल्क बीच में है आफ्टर ऑल। सो बराह रास्त उनकी बॉर्डर पे तो उस किस्म की जंग हो ही नहीं सकती। हो सकती है तो यही है कि मिसाइल्स या एरियल वॉर वगैरह हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मगर यस, 1980 से लेके अब तक ईरान ने ऐसे ग्रुप्स को फंड किया है, सपोर्ट किया है, जो कि इजराइल के लिए काफ़ी वो कहते हैं ना कांटा बने रहे हैं। मुसलसल लेजिटिमेटली देखें, इजराइल ने 78 के अंदर और 82 के अंदर, 78 के अंदर लिटानी रिवर तक लेबनान को अपने कब्जे में कर लिया था। लेबनान एक सेपरेट कंट्री है और 82 में वो बैरूत तक गए थे। तो वहाँ पे 82 के बाद एक लिबरेशन स्ट्रगल हुई कि हमने लेबनान को इजरायली ऑक्यूपेशन से आज़ाद करना है। तो उसमें हिजबुल्लाह, उसमें कई तंजीमों का किरदार था, मगर हिजबुल्लाह का भी किरदार था। और हिजबुल्लाह को जो असिस्टेंस एड आती थी वो ईरान से आती थी। तो सोवियत यूनियन के इन्हिदाम के बाद, सोवियत यूनियन जब तक कायम था, तो इसराइल के लोग ये कहते थे कि जितनी हमें मसाइल है ना वो हमें सोवियत यूनियन की वजह से। ठीक है, वो पीएलओ को बैक करते हैं वगैरह वगैरह। जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, यासिर अराफात की वफात हो गई, उसके बाद वो अब ये कहते हैं कि जो सारे हमारे मसाइल हैं वो ईरान की वजह से। ये है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इस जंग में अमेरिका क्यों शामिल हुआ? मेरा शुरू से तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे थे कि जब तक हम पर अटैक नहीं होगा हम ईरान के ऊपर अटैक करने नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और वो ज़बानी जमा खर्च में तो चले इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, पर उन्होंने कहा कि हमने अटैक के लिए मना किया है, लेकिन फिर अब ये जो कर रहे हैं इसराइल ने अच्छा किया है। तो ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप नेतन्स में, इस्फहान में और फिर आप उसमें फर्दू के प्लान के ऊपर अटैक करें? ये सारी बातें तो चंद सालों में डीक्लासिफाई होकर हमें जो असल कहानी वो पता चलेगी। मगर जो हम कंजेक्चर कर सकते हैं, जो हम गेस कर सकते हैं, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ये है कि इसराइल ने अमेरिका को ये कहा है जुमे के दिन को, क्योंकि इतवार के दिन को उनकी नेगोशिएशन फाइनल होने जा रही है। इसराइल की ये ख्वाहिश है कि ये नेगोशिएशन ना हो, उसने तोड़ना ही तोड़ना है नेगोशिएशन को। क्यों? क्योंकि ईरान के पास तेल है, उतना ही तेल है जितना सऊदी अरेबिया के पास। एक दफ़ा सैंक्शंस हट गए ईरान से तो ईरान की इकॉनमी 15% पे ग्रो करेगी। इससे इसराइल को क्या नुकसान होगा? इसराइल को ये नुकसान होगा कि ईरान के पास पैसे आएंगे, उन पैसों से ईरान रीबिल्ड करेगा, हिजबुल्लाह को रीबिल्ड करेगा, हमास को। ओके।
ये इसराइल को खदशा है और हुतीस को भी ठीक है। फाइनेंस करेगा। ठीक है। तो वो सैंक्शंस नहीं ख़त्म करना चाहते। उन्होंने कोई ये बात कही है ट्रंप को और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को कि हम तो ईरान को सीधा कर सकते हैं, आपको नेगोशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं। हम जो एक्शन करेंगे ना उसके बाद ईरान घुटने टेक देगा और खुद आएगा कि हमसे बात करो, खुद आएगा और कैपिचुलेट करेगा। आपको याद होगा कि ट्रंप ने ये कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर करो, फिर हम वो मानेंगे। ट्वीट किया और यही 2 अल्फाज थे, अनकंडीशनल सरेंडर। एग्जैक्ट। तो क्या वजह हो सकती है? कंजेक्चर ये है कि इजराइल ने उनको ये कहा कि हमें जरा एक ऑपरेशन करने दें, उसके बाद ये अनकंडीशनली सरेंडर करेंगे। मगर हकीकत ने ये साबित किया कि ये गलत उन्होंने एस्टिमेशन अपनी भी की और उधर भी इंटेलिजेंस गलत दी अमेरिकनों को। ईरान ने ये साबित कर दिया कि ठीक है फिर हम वापस लड़ेंगे, और वो लड़े और वो कामयाबी से उन्होंने अपने मुल्क का दिफा भी किया और सिचुएशन बढ़ती चली गई। अब अमेरिका ने जो अटैक किए और फिर ईरान ने जो कतर में अमेरिकी बेस अड्डे पर अटैक किया, उसमें ईरान ने पहले उनको नोटिफाई भी कर दिया कि हम इतने बजे इतनी मिसाइल्स आप पे कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की ऐसी चीज़ साबित हुई जिसमें कि वो शो ऑफ फोर्स कर दें कि ना मैं बैक डाउन कर रहा हूँ ना वो बैक डाउन कर रहा है, हम अपनी अपनी जगह कायम है। और उसके बाद अब लगता है कि ट्रंप ने ये फैसला किया कि अब जब हमने ये दिखा दिया है तो अब हम जो है आखिरी अभी हमारे ये बात करने से पहले ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत गुस्से में भी उसमें वो नजर आए। दैट्स वेरी ट्रू। और वो चिड़चिड़े कि ये क्या कर रहे हैं, गाली भी निकाली। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि ईरान को क्यों ज़रूरत पड़ती है 3H यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूसी, इन्हें सपोर्ट क्यों करता है प्रॉक्सीज को? उसके डायरेक्ट बॉर्डर पर तो इसराइल बैठा भी नहीं हुआ, जैसे अभी आपने कहा, दरमियान में 2 मुल्क आपने गुजारने हैं। तो ज़रूरत क्या पेश आएगी कि वो तेल बेचेगा, उससे इकॉनमी खड़ी करेगा, उस इकॉनमी से हिजबुल्लाह, हमास और हूसी को वो सपोर्ट करेगा? क्या ज़रूरत है? बिकॉज ईरान का विजन यही है कि हम एक इस्लामिक रेवोल्यूशन करना चाहते हैं। इस बात को समझे बगैर आप मॉडर्न ईरान को तो नहीं समझ सकते हैं। उनकी हुकूमत का विजन ये है कि हम एक इस्लामिक रेवोल्यूशन चाहते हैं पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर, ठीक है। और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट मिडिल ईस्ट में है वो इसराइल है। और इसराइल के खिलाफ अगर हम अपने आप को मुस्तहकम करें तो बाकी मुसलमान दुनिया भी हमारे पीछे आ जाएगी किसी ना किसी वक्त, और उसके नतीजे में एक इस्लामी इनकलाब बर्पा हो और उसको ईरान लीड करेगा और सारे 56 ममालिक उससे पीछे खड़े होंगे। 56 ना भी हो मगर अगर मिडिल ईस्ट भी आ जाए तो उनके लिए काफ़ी है। तो बहरहाल वो इस चीज़ पे यही सोचते हैं कि हमारा जो 79 का रेवोल्यूशन है उसमें एक अहम पहलू वो भी ज़ायनिज़्म की शिकस्त है। ओके। और वो भी पूरा नहीं हुआ, यानी वो रेवोल्यूशन अभी चल रहा है और वो अपने इख्तिताम को या अपनी मंजिल को नहीं पहुंचा। उसमें इसराइल का ख़त्म करना ये एक फैक्टर है, इसराइली सहूनियत को ख़त्म करना, ठीक है, अवाम को नहीं। लेट्स बी क्लियर कि इसराइल एज ए सेटलर कॉलोनियल रेसिस्ट स्टेट के वो खिलाफ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस बात को उल्टा के पेश कर दिया जाता है और वो दुरुस्त नहीं है। वो ज़ायनिज़्म को उसे ख़त्म करना चाहता है, वो ज़ायनिज़्म को ख़त्म करना चाहता है और इसराइल की जो रेसिस्ट सेटलर कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो ख़त्म करना। सो पोस्ट वॉर अब ईरान क्या ये कर पाएगा? किस हद तक वो मजबूत हुआ है या कमज़ोर हो गया है? इस जंग के बाद क्या करेगा वो? नहीं, मेरा ख्याल है ईरान ने अपना क्योंकि कामयाबी से दिफा किया है तो वो मजबूत पोजीशन में है, मगर इज़राइल का मुकाबला अकेला ईरान नहीं कर सकता। इज़राइल का मुकाबला, क्योंकि इज़राइल बेसिकली को बहुत ज़्यादा इमदाद है अमेरिका की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो एक किस्म का अमेरिकी अड्डा है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मिडिल ईस्ट के अगर तमाम मुल्क इकट्ठे हों तो फिर वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। एक आधे मुल्क की ये बस की बात नहीं। आपने तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको पता है 48 में 7 मुल्क इकट्ठे हुए, 67 में जो जंग हुई, 73 में जो जंग हुई, 56 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने वो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं। उनमें से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री डिफीट नहीं हुई इसराइल को। सो इसलिए हम इस बात फर्स्ट टाइम कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है ना, समझने ये सक्सेसफुल दिफा और डिफीट में फ़र्क है। दिफा का मतलब ये आप मुझे मुक्के मार रहे हैं, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, ये मेरा कामयाब दिफा है। मगर आपको मैंने जो मेरा मिलिट्री ऑपरेशन था वो तो फेल हुआ ना, कि मेरा मकसद आपको गिराना था। जी हाँ, इसराइल को, और वो नहीं गिरा सका। हाँ, मगर जब हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें इस चीज़ की ये डिस्टिंक्शन बड़ी ज़रूरी हो जाती है कि एक सक्सेसफुल डिफेंस
और एक विक्ट्री में क्या फ़र्क है। मिसाल तौर पे पाकिस्तान ने अपने आप का बड़ा अच्छा दिफा किया था, बहुत अच्छा दिफा किया, मगर इंडिया को वो ये नहीं हम कह सकते कि उसकी फौज हमने तोड़ दी, उस रियासत, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, आपने भी जो यूनिटी की बात की मिडिल ईस्ट में, अब मैं आपके पास आने से पहले कुछ चीज़ें देख रहा था, मैं आपके सामने एक जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। जरूर। और वो लिखता है कि द यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल हैव सक्सेसफुली ऑर्केस्ट्रेटेड अ स्ट्रेटजी इन द मिडिल ईस्ट वेयर मुस्लिम कंट्रीज आर बीइंग ड्रॉन इनटू कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट ईच अदर। यानी जो ईरान ने कतर के ऊपर अटैक किया तो अब ये मुस्लिम कंट्रीज आपस में फिर लड़ेंगी, और फिर यहाँ जो डिवाइड एंड रूल का ये कॉन्सेप्ट है, अमेरिका और वेस्ट ये चाहता है कि अगर कहीं इनमें आपस में इत्तेहाद पैदा हो भी रहा था गजा के इशू पे, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, तो इन्हें आपस में लड़ा दो और ये लड़ते रहें। मेरा ख्याल है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी थी ईरान पे हमला करने की, इसके पीछे ये मकसद नहीं था, ये मकसद इससे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है मिडल ईस्ट के अंदर, ख़ास तौर पे इराक के अंदर, ये तो पिछले 10-20 सालों से वेस्ट ने पैदा किया है। जब उन्होंने बाथिस्ट रजीम इराक में गिराई और उसके बाद वहाँ पर जब इन्होंने बाथ पार्टी के लोगों को बैन किया, उस वैक्यूम के अंदर जो मुक़्तदल सदर की जो मिलिशिया था, वो जो शिया मिलिशिया था, वो मजबूत हुआ, जो कि एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था। उसके रिएक्शन में IS और शिया सुन्नी फसाद इराक में शुरू हुआ। ठीक है, उससे IS डेवलप हुई और वो फैलते फैलते सीरिया में गया। सो ये मामला शुरू हुआ था इराक से, और ये उसी वक्त शुरू हो गया था जब सदाम की हुकूमत इन्होंने ख़त्म करके इराक को ऑक्यूपाई कर लिया था। सो ये कहना कि ये कॉन्फ्लिक्ट उस वजह से किया गया था, बेसिकली आप बड़ी लेट आए हैं गेम में। ये बहुत पहले से चल रहा है कि वो इस तरह डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस अटैक के पीछे जो फौरी ऑब्जेक्टिव था वो वही था कि रोम और मस्कत के अंदर जो नेगोशिएशन हो रही है उसको ख़त्म करना है। हाँ, जहाँ तक शिया सुन्नी तोड़ को आपस में तकसीम करके रखना है, तो ये तो काफ़ी पुरानी स्ट्रेटजी है, ये आज के से नहीं है, ये पुरानी स्ट्रेटजी। मिसाल के तौर पे इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने सदाम हुसैन को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, डोनाल्ड रम्सफील्ड ने, चेम्सफील्ड वगैरह ने, कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ईरान पर हमला करो, हम तुम्हें इमदाद देंगे, और उसने किया। और फिर उन्होंने ईरान कॉन्ट्रा अफेयर जिसको हम कहते हैं, उसमें ईरान को भी कहा कि हमसे लेटेस्ट हथियार लो और इराक के खिलाफ लड़ो। तो ये लड़ाई तो उस वक्त से उन्होंने करवाई थी, जो 8 साल ईरान इराक वॉर हुई थी, वो अमेरिका की आशीर्वाद के साथ हुई। ऐसा ही, ठीक है, एक बात तो ये हुई। फिर दूसरी मैंने आपको बात बताई कि जब वो जंग ख़त्म हुई, इराक ने कुवैत को ऑक्यूपाई किया, इन्होंने इराक पर सैंक्शंस लगाए। अब आप इसको भी गौर करें कि अमेरिका की सैंक्शंस इतने खौफनाक थे इराक के ख़िलाफ़ कि अगर रिजीम चेंज होनी थी तो उन सैंक्शन से हो जाती, मगर नहीं हो सकी। लोग सदाम के ख़िलाफ़ नहीं खड़े हुए। ठीक है, उन्होंने अपने टैंक भेजे तो ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके बुत तो उन्होंने तोड़वा दिए, मगर मैस अपराइजिंग नहीं हुई। इसी तरह अगर ईरान पे ये प्रेशर डालते हैं, सैंक्शंस ईरान पे भी हैं, रिजीम चेंज नहीं हो रही, बमबारी करते हैं, रिजीम चेंज इस तरह नहीं होता। और रिजीम चेंज ज़रूरी नहीं कि अच्छी चीज़ हो, बुरी रिजीम भी तो आ सकती है। ये चेंज हमेशा अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं तब्दीली आ गई, बड़े खुश हो जाते हैं। तब्दीली भाईजान नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, ये तो किसी ने नहीं कहा कि हर तब्दीली। या पाकिस्तान के हालात में तो नहीं कह रहे, जनरल बात कर रहा हूँ, नाराज नहीं होना किसी ने, मगर ये तो किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा कि तब्दीली हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तब्दीली नेगेटिव भी होती है। सो इस बात को समझने की जरूरत है कि रिजीम चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। सो बहरहाल बात यह है कि शिया सुन्नी इख्तलाफ तो इजराइल हैज बीन प्लेइंग ऑन दैट फॉर डेकेड्स। ठीक है, मुझे ये एक सेकंड, एक बात अहम कहूँ। मिसाल तौर पे इजरायली थिंक टैंक्स ने एक थियरी आम की है, उस थियरी का नाम है द शिया क्रेसेंट थियरी। सुना आपने इसका? मैं आपके मुंह से। हाँ, तो उस थियरी में वो ये कहते हैं कि ईरान एक क्रेसेंट बना रहा है जिसमें हूतीज़ भी शामिल हैं, जिसमें सीरिया, हिजबुल्लाह, हमास शामिल है, और ये एक शिया क्रेसेंट है। अगरचे हमास इज नॉट शिया, सब जानते हैं इस बात को, मगर बहरहाल ये एक शिया क्रेसेंट है, और इसके जरिए वो सुन्नियों को जो है पता नहीं ख़त्म कर देंगे या क्या कर देंगे। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया रिएक्ट भी करता है, अपने मुफादात की वजह से भी, मगर इस वजह से भी। और बेसिकली इराक जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कोल्ड वॉर है वो सारी प्ले आउट की है, ना सिर्फ इराक में मगर सीरिया में और पूरे रीजन में।
सो ये जिसको हम कहते हैं ना कि एक तो बड़ी कोल्ड वॉर थी ना, एक मिडिल ईस्ट के अंदर कोल्ड वॉर है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और इस चीज को इसराइल बहुत इस्तेमाल करता है। यस, जो आईडीएफ अरेबिक जबान में अपना पूरा नैरेटिव बनाती है वो इसी थ्योरी की बुनियाद पर बनाती है। पूरा आईडीएफ नहीं है, मगर आईडीएफ के एक बंदे ने, आपने देखा, ये किया, और हम गेस कर सकते हैं कि वो उसने तो पब्लिकली किया, तो मोसाद, आईडीएफ तो एक फौज है ना, मोसाद इंटेलिजेंस, कई लोगों को हायर करती है कि वो ऐसे नैरेटिव्स को फैलाएं जिससे लोग और उनकी ऑपोजिशन तकसीम दर तकसीम रहे। बिल्कुल। और मोसाद की पुरानी हिस्ट्री है, इस हवाले से पुरानी हिस्ट्री है। उन्होंने पीएलओ के अंदर भी इस तरह लड़ाइयाँ करवाई हैं, उन्होंने इजिप्ट और सीरिया और मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ के दरमियान भी लड़ाइयाँ करवाई हैं। तो उनकी तो बहुत लंबी पुरानी हिस्ट्री। एक बड़ी अच्छी किताब है जिसका नाम है किल खालिद। ओके। वो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आपके रीडर्स को। वो है जो हमास के लीडर थे, इंटेलिजेंस के उनके लीडर थे, उनका नाम था खालिद। तो उनको मोसाद मारना चाहती थी, कत्ल करना चाहती थी। उसके हवाले से जो पूरा ऑपरेशन उन्होंने किया, ओहो, पढ़ने वाली किताब, किल खालिद, कमाल किताब है। बिल्कुल ठीक है, चलें, ये एक अच्छी सजेशन आपने दे दी। वो जैसे जेम्स बॉन्ड मूवी से भी अगली किताब। ओके। रखी नहीं जाएगी आप। तो इस पे कोई मूवी बनी वैसे बाद में? नहीं, मूवी कैसे बन सकती है, क्योंकि उसमें फिर वो इजरायली बुरे लगे नजर आएंगे। मूवी कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम या ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए, ये तो अमेरिका चाहता था। रिजीम चेंज की जो कोशिश थी ये इसराइल की थी, क्योंकि इसराइली मीडिया ये कहता है कि नेतन्याहू इसमें बुरी तरह फ्लॉप हो गए, या उन्होंने पहले कैलकुलेट नहीं किया कि अगर हम क्या करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा। वो आयतुल्लाह खामनाई और जो उनके सुप्रीम लीडर हैं ये रिजीम चेंज क्यों चाहते हैं, और इन्हें हटाकर फिर किसे लाना चाहते हैं? वो इस वक्त तो यही नजर आ रहा है कि रजा शाह को वो लेके आना चाहते हैं। ठीक है, उनके बहुत बयान और वो आ रहे हैं, और वो हर रोज उसका बयान डायरेक्ट कहते हैं कि रिजाइन करो खामनाई और घर जाओ। हर रोज उसका बयान आता है, और मुझे तो बड़ी चिढ़ है उस बंदे से, क्योंकि तारीख हमें ये बताती है कि ये वो बादशाहत थी जिसको अवाम ने एक पॉपुलर रेवोल्यूशन के अंदर खत्म किया। ठीक है। और वो बड़ी खौफनाक बादशाह थी। सवाक ने जो जो कुछ किया उसकी तारीख सब जानते, सबको जाननी चाहिए। ठीक है। बड़ी खौफनाक तारीख थी। तो एक तो ये नजर आता है, दूसरा उनको कोई ज्यादा परवाह नहीं है इस चीज की कौन आता है। याद रखें कि जब सदाम को इन्होंने गिराया था, वहां पे ये कहते थे रजीम चेंज होगी, तो बात कोई कैंडिडेट था उनके पास पीछे? कोई भी कुछ भी नहीं। सीरिया में कहते थे हम रजीम चेंज करेंगे, असद को गिराएंगे, कोई कैंडिडेट था पीछे? कुछ भी नहीं। 3-4 हिस्सों में सीरिया तकसीम है इस वक्त। लिबिया को हम गिराएंगे, हम गद्दाफी को गिराएंगे, रजीम चेंज करेंगे, क्या रिजल्ट निकला? वो भी सिविल वॉर में आज तक फंसा हुआ है। तो ये जब रजीम चेंज करते हैं ना, इनके पास कोई प्लान नहीं होता। इनका प्लान ये होता है कि हुकूमत गिरानी है, जो नजर आ रहा है इसको हटा दो, केओस हो जाए, डजंट मैटर, तबाही हो जाए, वी डोंट केयर, दे डोंट केयर। क्योंकि रजीम चेंज में वो मुल्क को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे भाई, वो ये नहीं कह रहे कि हमको बड़े अच्छे डेमोक्रेटिक लोग लेके आए इनकी तरक्की के लिए और ये आगे। हाँ, बड़ी खुशहाली होगी, तरक्की होगी। 20 साल यहाँ अफगानिस्तान में भी रजीम चेंज करते रहे वो। क्या रिजल्ट? और बाद में फिर वही तालिबान आ गए। क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह यही थी कि 20 साल वो वहाँ पे रहे, कुछ भी नहीं बिल्ड किया। तो अवाम, जो ईरानी अवाम है, चूँकि आपने विजिट भी किया, उनके अंदर क्या सेंटिमेंट इस गवर्नमेंट के हवाले से, इस रजीम के हवाले से? एक चीज़ तो हमने देखी कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर भी अटैक किया, हम चाहे पॉलिटिकली जितने भी डिवाइडेड थे, उस एक कॉज के लिए हम सब एक हो गए, और हमने कहा कि इंडिया तो नहीं हम पे अटैक कर सकता, आपस में चाहे लड़के मर जाएं, वो एक अलग बात है। तो ईरान की जो अवाम है उनके अंदर जो करंट रजीम है इसके हवाले से क्या सोच है, या रजा पहली है? इसके अलावा वहाँ पर ऑपोजिशन और लेफ्ट के लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं या नहीं है? जी, लेफ्ट के लोग तो वहाँ पे अंडरग्राउंड है। ठीक है। क्योंकि 1983 में जो हिज़्ब तोदा है, जो मेन कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट की पार्टी है, उसको बैन कर दिया गया। ठीक है। तो वो अंडरग्राउंड काम करते रहे। जितनी स्ट्राइक्स होती हैं ना ईरान के अंदर, आप सुनते हैं ये वर्कर स्ट्राइक हुई, वो पीछे से हिज़्ब तोदा ही होती है उसके। वो अंडरग्राउंड उनके ट्रेड यूनियन के लोग, वो सामने नहीं आते? सामने नहीं आते, मगर वो ये नहीं कहते कि हम इस पार्टी के लोग। ओके। पार्टी अंडरग्राउंड है। ठीक है। मतलब ट्रेड यूनियनिस्ट तो सामने आता ही है ना, वो कैसे बच सकता है? सो वो हैं, और उनका ठीक ठाक नेटवर्क है, क्योंकि वो कई दफ़ा अपनी तारीख में उनको अंडरग्राउंड काम करना पड़ा है। वो शाह ऑफ ईरान के पीरियड में भी अंडरग्राउंड रहे हैं, उससे पहले पीरियड में भी अंडरग्राउंड रहे हैं, तो उनको काम करना आता है। तो वो अपनी जगह मौजूद है। ईरान की अपनी सियासत में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में 2 बड़े ग्रुप्स हैं। एक है कंजर्वेटिव, जिसको हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं, जो बेसिकली उनके जो सुप्रीम लीडर है और काउंसिल ऑफ गार्डियंस,
उनमें वो डोमिनेट करते हैं। वो आप उनको कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव इदारा है। ठीक है। जो रियासत के डीप स्टेट के इदारे होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिफेंस मिनिस्ट्री, जुडिशरी, ये इनके कंट्रोल में। ठीक है। ठीक है। जो जुडिशरी तो डीप स्टेट ना हुई, मगर यू अंडरस्टैंड कि जो स्टेट के मेन बड़े इदारे हैं वो इनके कंट्रोल में। अच्छा, ईरान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसमें ड्यूल पावर है। एक है काउंसिल ऑफ गार्डियंस और उसके नीचे है एक बाकायदा पार्लियामेंट। ऐसा ही है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वो इलेक्शन से आती है। अब ये पार्लियामेंट जो है ना, ये पॉपुलर ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करती है। वो जो काउंसिल ऑफ गार्डियंस है ना, वो क्लेरिकल ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। यानी कि जो शिया उलेमा हैं, उनका नुक्ता नजर जो है वो काउंसिल ऑफ गार्डियंस में उसकी नुमाइंदगी होती है। और यहाँ पे आवामी नुक्ता नजर 97-98 के अंदर आप जानते होंगे कि अली खातमी जो हैं, उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की कंजर्वेटिव्स के खिलाफ। और उसके बाद से जो और उनका प्लेटफॉर्म ही ये था कि हमने एक तो इतनी सख्तियां जो हम करते हैं नौजवानों के साथ वो नहीं करनी। दूसरा ये कि हम देतौंत करें और मुआहदा करें वेस्ट के साथ यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से और सैंक्शंस हटवाएं। ये उन्हीं रिफॉर्मर्स की वजह, या मॉडरेट्स कह लें उनको, जो भी कह लें, की वजह से ये डायलॉग हो रहा था ओमान के अंदर और इटली के अंदर। और जो पहले एक एग्रीमेंट हुआ भी 2015 में JCPOA वाला, वो यही लोग थे जो चार, यही लोग थे। एग्जैक्टली राइट, यही लोग थे। तो दूसरा ये उनका प्लान था। तीसरा उनका प्लान ये था कि हम सिविल सोसाइटी को मजबूत करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये उनकी 3 मेन चीजें थी जिस पे वो इलेक्शन जीते। तो इन दोनों लॉबीज के दरमियान ईरान में खुल के लड़ाई है, ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है। आप अगर उनका अखबार वगैरह पढ़ें, लिटरेचर देखें, आप उनकी किताबें वगैरह पढ़ें, आप उनसे डिस्कस भी कर लें, तो वही आपको कहेंगे कि हाँ ये इख्तलाफ है। ठीक। तो ये बहरहाल पॉलिटिक्स ईरान में चल रही। अब आप देखें कि हिज़्ब तोदा ने भी ये कहा कि जनाब अली हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम अपने वतन का दिफा करें। मॉडरेट्स ने भी ये कहा कि जनाब अली हम अपने वतन के साथ वतन का दिफा करें। लेकिन रज़ा पहलवी कंजर्वेटिव्स ने भी ये कहा। रज़ा पहलवी वो बाहर से बैठ के कहता कि नहीं, आयतुल्ला खामनाई जो है ये सरेंडर करें और घर जाएं और रिजाइन करें, और फिर बाद में मैं आ जाऊं। और वो तो ये अगर वो रिजाइन कर भी दें तो काउंसिल ऑफ गार्डियंस उनकी जगह एक और सुप्रीम लीडर इलेक्ट कर लेंगे। सो उनका मतलब ये है कि ये पूरा काउंसिल ही हट जाए। असल बात तो ये चाहते हैं। नहीं, वैसे ये जो इख्तलाफ है पार्लियामेंट में और काउंसिल ऑफ गार्डियंस में, क्या इसको वेस्ट कहीं पे प्ले करना चाह रहा था? नहीं कर पाया ना। इनिशियली तो उनका यही ख्याल था कि इस तरह से हम कुछ निकाल और ईरानी अवाम जो है वो बड़ी तादाद में पार्लियामेंट के साथ, लोगों के साथ खड़े होंगे, वहाँ पे खड़े होंगे। तो वो आज़ादी चाहते हैं। यस, दैट इज मतलब आज़ादी, वो ख्याल की, सोच की, बात करने की, वो जमहूरी आज़ादियाँ चाहते हैं। वो आज़ादी नहीं चाहते जो कि इसराइल उनको देना चाह रहा है, जो है उनकी जान से ही आज़ादी। वो आज़ादी नहीं वो चाहते। ठीक है, लेट्स बी क्लियर। हाँ, वो आज़ादी नहीं चाहते जो इजराइली ने गाजा के लोगों को दी है। हाँ, वो नहीं चाहते। हाँ, वो तो दुनिया से आज़ादी है ना, दुनिया से ही आज़ादी नहीं चाहते वो। ईरान की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया था, फैसला हो गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दें। मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा मतलब ये है कि मेजॉरिटी ये चाहती है, ईरानी अवाम। हाँ, ये नहीं कि सब ये चाहते हैं। जो कंजर्वेटिव्स हैं उनके पास भी बहुत सपोर्टर हैं। सो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, समझें कि भाई सारे जो है इस तरह। अवाम एक चीज़ तो नहीं ना होती। अवाम में कुछ लोग होते हैं पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, कुछ लोग उनको करते हैं, कुछ लोग PTI को करते हैं, कुछ किसी और को करते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो ईरान में भी ऐसा ही है। ठीक है, ईरान में भी ऐसा ही है। तो ये नहीं है कि सारे जो हैं वो इनके एक सियासतदान के साथ हैं या सारे दूसरे के साथ। ठीक है, मगर एक मेजॉरिटी बहरहाल पार्लियामेंट और मॉडरेट्स के साथ है, और एक साइजेबल नंबर काउंसिल ऑफ गार्डियंस के साथ भी मौजूद। और इस जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में तो सब भी कहते हैं कि भाड़ में जाए इजराइल। बिल्कुल ठीक है। और देखो यार, उन्होंने 1.5 साल जेनोसाइड की है। को पागल है कि क्या है कि भाई हम चाहते हैं कि हाँ आए वहाँ पे बम मारे। वैसे मुझे ये इस पे आना है, गजा वाले जो टॉपिक पे से बात करनी है, लेकिन ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के लिए अप्रूवल दे दिया और उन्होंने डिसाइड कर लिया, और फिर वो काउंसिल ऑफ गार्डियन के पास भेज दिया कि वो डिसाइड करें। आपका क्या ख्याल है कि वहाँ कोई इख्तलाफ हुआ होगा, फ़ौरन नहीं कर सके, या अभी वो प्लान ही कर रहे थे और उस प्लान का पहला हिस्सा ये था कि आप उधर अटैक करें अमेरिकन बेस पे? ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से बहुत सारा तेल जो है वो चीन भी जाता है,
दूसरे मुल्कों में भी जाता है। सो यस, वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, मगर उसकी वजह से कई मुल्क वो भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। खिलाफ नहीं होंगे, मगर उन पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो इसलिए जो लीडरशिप है उसने ऑब्वियसली अब इंटरनेशनली कुछ कंसल्ट वगैरह भी करना है, बात देखना भी है कि इसके क्या रेमिफिकेशंस होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे। बड़ा बड़ा फैसला है ना, तो इतनी जल्दी वो उन्होंने नहीं किया उन्होंने अभी तक तो नहीं। अब अगर ईरान बैठेगा दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे, तो वहाँ आपको क्या लगता है कि किस तरह की बात होगी? अब तो वो बराबर की सतह पर बैठ रहे हैं ना, कि हमने डिफेंस भी कर लिया अपना। नहीं, ये भी आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं बैठे। हाँ, बल्कि आपने जब ये सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल था, उसमें मैं एक और पॉइंट ये रेज करना चाहता था कि व्हाट कुड हैव पॉसिबली कन्विंस ट्रम्प के जो नेतन्याहू कर रहा है वो ठीक है। ट्रम्प की ट्वीट थी कि ईरान बचेगा नहीं अगर तुम नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आते, ईरान जल्दी आओ। यानी कि ट्रम्प का ये ख्याल था कि नेतन्याहू के अटैक से शायद रजीम चेंज तो ना हो, मगर ईरान जब वापस आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे तो पहले से कमज़ोर होगा और हमारा हाथ ऊपर होगा, और हमारा हाथ मज़ीद ऊपर होगा। मगर ये रिज़ल्ट मेरा ख्याल है निकला नहीं। रिज़ल्ट यही निकला कि ईरान ने कहा कि भाईजान हम खड़े जहाँ हम पहले खड़े थे, टस से मस नहीं हो रहे, और ना तो वो पहले से कमज़ोर हुए, शायद निस्बतन पहले से ताकतवर ही हो, कुछ बेहतर पोजीशन पर, तो कुछ बेहतर निस्बतन, मगर बहुत को बड़ी चेंज तो नहीं होगी। मगर यस, इन द सेंस कि अब इंटरनेशनल पावर्स, ट्रम्प, अमेरिका को भी ये पता है कि जोर जबरदस्ती से नहीं होने लगा काम, हमें नेगोशिएट, ये घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलना, ये प्यार से ही बात करके नहीं, ये ऐसे ही गिव एंड टेक ही करना होगा। ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, वो अभी रूस भी गए और व्लादिमीर पुतिन से, प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात भी हुई। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बयान में ये भी कहा कि जो हमारे लोग रशियन वहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनको नहीं निकालूंगा, 600 लोग, तो इसराइल जरा इंसान बने और वहाँ अटैक नहीं करे। तो आपको लगता है एट सम पॉइंट रूस इस जंग में फिर उतर पड़ता? और रूस ने और पुतिन ने बयान दिया बाकायदा कि हमने ईरान को ऑफर की कि हमारा जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप लें उसे, आप लें और आप लड़ें। और मेदवेदेव ने ये कहा कि कंट्रीज आर, उसकी कोटेशन है, लाइनिंग अप टू गिव ईरान द एटॉमिक बॉम्ब। ओके, यस, ये भी स्टेटमेंट आई हुई है। सो और फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। और अगर मैं आपसे पुतिन ने भी वो कंट्रीज कौन, नहीं उसने नाम नहीं लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आपका क्या ख्याल है? जो कंट्रीज हैं वो जानते हैं कि कौन सी हो सकती हैं, रशिया हो सकता है, चीन हो सकता है, नॉर्थ कोरिया के पास बॉम्ब है वगैरह, राइट। शुक्र है हमारे पास, आपने हमारा नाम नहीं लिया। नहीं, हमारा नहीं उसमें है, हम नहीं सपोर्ट कर। हाँ सॉरी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इसको सपोर्ट नहीं करती। स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोलिफरेशन को नहीं, अब्दुल कदीर खान साहब को क्यों उन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा है? क्योंकि उन पे मुकदमा ही प्रोलिफरेशन का था, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोलिफरेशन का रिस्क नहीं लेता, नहीं लेना। तो वो कंट्रीज जो लाइन अप कर रही थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर दें और बॉम्ब दें, नहीं, ये मेरा कंजेक्चर है, ये मेदवेदेव ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा, बट वी कैन गेस। ठीक है ना, वी कैन गेस कि अगर उनको हथियार चाहिए होंगे तो कहाँ से उनको मिल सकते हैं। एनीवे, तो पुतिन ने ये कहा कि ईरान ने हमें ये कहा है कि हम खुद मैनेज कर लेंगे, और ईरान ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी कि उन्होंने कहा था कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, असि आप देख लांगे। और उन्होंने देख लिया, हाँ, फिर दिखाया भी इसराइल, दिखाया भी है कि वी कैन मैनेज, वी डोंट नीड चाइना, वी डोंट नीड रशिया, हम खुद भी इतने हैं कि आपको देख लेंगे। और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है। और एक जो ख्याल था कि इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता या उसके ऊपर उसका डिफेंस इतना अच्छा है, वो भी शैटर हो गया, वो आयरन डोम जो है वो ग्लास डोम साबित हो गई है। जो एक पत्थर से, नहीं वो पत्थर से तो नहीं, मगर देखिए ना, जब उसके मुकाबले में तो ईरानी मिसाइल पत्थर है ना, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, या अमेरिका जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ईरानियों के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है। मामला ये था कि ईरान ने जब पहले आयरन डोम पे हमला किया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने टेस्ट किया था कि इसकी वीकनेस क्या है। ओके, और वीकनेस उसकी यही थी जो कि सबके सामने आ गई कि अगर आप बहुत सारे बेकार किस्म के पत्थर मार दें, पहले आप पत्थर मारें बहुत सारे, तो वो जो आयरन डोम है ना, उन पत्थरों के पीछे मिसाइल आएंगे, और फिर बीच में आप एक हाइपरसोनिक मिसाइल मारेंगे, वो असल टारगेट को जाके, आपने उसे कंफ्यूज करना है, आपने उसको ओवरवेल्म करना है, आपने इतने डिस्ट्रैक्टिंग टारगेट्स देने हैं कि जो एक्चुअल आपका पावरफुल मिसाइल है ना, वो ठा करके फिर बीच में लग जाए, वो जाके लगे। और ये स्ट्रेटजी आयरन डोम के हवाले से कामयाब साबित हुई है,
हुई है कामयाब साबित। यू कैन डिस्ट्रैक्ट द आयरन डोम, क्योंकि आयरन डोम ये तो नहीं देखेगा कि 15 आ रहे ने वो ला बस सब तो पैड़ा है उन्होंने पड़ा, वो ये नहीं देखता, वो देखता है 15 आ रहे हैं, जितने ज्यादा मैं मार सकता हूँ मैं मार दूं। वो 15 को मारने के लिए निकलेगा, बीच में से एक 16वां जो है ना तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल ठा के वो आके लग जाएगा। ये स्ट्रेटजी। जो अभी ट्रम्प चिड़चिड़े भी हुए थे, उन्होंने गाली भी दे दी, हाँ। उसकी वजह कहीं ये तो नहीं थी कि वो इसराइल को कहना चाह रहे थे कि तुम खुद को पूरी तरह डिफेंड भी नहीं कर पाए तो मुझे तुम्हारे लिए जंग लड़नी पड़ेगी, तो बस कर दो, अब अटैक नहीं करो? नहीं, ये भी एक वजह है, मगर मेन वजह उस वक्त यही थी कि ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा कि मैं तेनू क्या सी सीज फायर कर तो फिर उसने कहा कि उन्होंने उठा के पता नहीं कितने पावरफुल बम मारने शुरू कर दिए ईरान पे, तो मैं बड़ा खफा हूँ। तो उन्होंने क्योंकि सीज फायर तोड़ा है, इजराइल ने तोड़ा है सीज फायर, ट्रंप ने माना है, ट्रंप ने कहा है कि इजराइल ने मैं सीज फायर कीता सी, उन्होंने तोड़ देता है, इसलिए ट्रंप उनसे नाराज था कि मेरे से आपने एग्री किया था सीज फायर और उसके बाद आपने जाके इतनी बमबारी कर दी। ट्रंप की एग्जैक्ट अल्फाज थे कि इतने इतने बम मारे कि हमने तो देखे नहीं ऐसे बम, पता नहीं कितने बम मार दिए। वो जिस तरह बात करता है आपको पता है ना, तो दैट्स व्हाई ही वाज एंग्री विद देम कि व्हाई डिड यू ब्रेक द सीज फायर। वो किसी छोटे मोटे बम से नहीं आपने उसको तोड़ा, आपने एक मेजर अटैक किया। सो मुझे ये बताएं कि फिर वो जो हमने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए, तो हमने तो ठीक किया ना, एक और जंग में उन्होंने सीज फायर करवा दिया है, तो दिस वाज अ गुड डिसीजन। और हमने जो सिफारती महाज पर तो हमने पाकिस्तान ये इतना सिंपल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ओमान में और इटली में रोम में जब मुज़ाकरात हो रहे थे, तो सबसे तो इजराइल ने अमेरिका को कहा कि हम अटैक कर सकते हैं, और कई दफ़ा पहले अमेरिका ने कहा नहीं करना, और फिर उसके बाद अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी। और ट्रंप ने खुद कहा यस वी वर अवेयर ऑफ व्हाट द इजराइलीज आर गोइंग टू डू। अवेयर का मतलब ये कि हमने उनको थम्स अप दिया, थम्स अप के बगैर वो अटैक होना ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इतना सादा नहीं होना चाहिए हमें कि हम ये कहें कि अब उसने अमन करा दिया तो सब ठीक है, क्योंकि जंग में भी थम्स अप उसी ने दिया। ये तो जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में वो हर तीसरे दिन उठ के क्रेडिट लेते हैं कि हमने सीज फायर करवाया, वो तो खैर नरेंद्र मोदी को तंग कर रहे होते हैं वो जो मानते नहीं हैं। अब यहाँ पे भी वो यही कहेंगे और वो हर तीसरे दिन यही कहा करेंगे कि देखें इसराइल और ईरान एक बहुत बुरी जंग में, उन्होंने लिखा भी कि बहुत तवील जंग में ये जा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, तो इसका भी वो क्रेडिट लेंगे और फिर वो क्रेडिट तो लेंगे, मगर ये कोई कन्विंसिंग केस नहीं है ना। ठीक है, कन्विंसिंग केस इसलिए नहीं है क्योंकि जितने हथियार इजराइल को मिलते हैं वो भी तो ये देते हैं। इस सब में पाकिस्तान का जो किरदार था जी, वो आप किस तरह देखते हैं? ऑफिशियली तो किरदार ठीक था, क्योंकि ऑफिशियली तो हमने ईरान के साइड पे हम खड़े थे। अमेरिकन जो जारहियत थी हमने उसको भी कंडेम किया कि नहीं करना चाहिए। ऑफिशियली तो फॉरेन ऑफिस ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक दिया कि हम ईरान की तरफ, और इसी हद तक होना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस ने जो जवाब दिया वो ठीक दिया, मगर इस हद तक होना चाहिए था नहीं, ये अलग डिबेट है। मामला यही है कि जो खदशा है लोगों को वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में रजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान कुछ मदद वगैरह फरमाए, और बहुत सारे जर्नलिस्ट का ये गैस वर्क है, कंजेक्चर है, उनकी ये पेशन गोई है कि वो जो लंच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ट्रंप के साथ किया होगा उसमें लाजमी ये मामला भी डिस्कस हुआ होगा। और जो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान को हमसे अच्छा जानते हैं, ईरान को हमसे अच्छा जानते हैं, तो उसमें कोई यही बात हुई होगी कि आप हमें कहीं हेल्प आउट करें। लोग तो यही कह रहे हैं, लोग तो यही गेस कर रहे हैं, हमें पता तो नहीं ना कि क्या बात हुई वहाँ पे, हमें कोई साइफर तो नहीं आया तो हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्ट क्या कॉन्वर्सेशन है, मगर एक बात बहरहाल ये की जा रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का अपना उसमें इंटरेस्ट जो था वो यही था कि इंडिया कुछ अरसे से हमें डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि ये टेररिस्ट है। ऐसा ही है, शशि थरूर साहब पहुंचे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये हमारे खिलाफ बुरा भला कही जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमने फिर अपने लोगों को भेजा, बिलावल भुट्टो वगैरह ये वो सब गए। फिर बिलावल ने असेंबली में बताया भी तो कि जीते हुए फील्ड मार्शल को बुलाया जाता है, हारे हुए को नहीं बुलाया जाता। हाँ, ये भी है। तो ये जो लंच था बहरहाल, और जो यूनाइटेड नेशंस ने हमें टेररिज्म की कमेटी और अफगानिस्तान की कमेटी में शामिल किया, उससे इंडिया बड़ी बुरी तरह से फेल हो गया डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में। जहां वो मिलिट्री ऑफेंसिव में भी फेल हुए हैं, तो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में भी वो कामयाब नहीं हुए। तो इस लंच की जो पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस है, पहली वो ये, एक तो इंडिया के पर्सपेक्टिव ये हमारा इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, कि हमने
जो है इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जो है ना वो डिफीट करना है, ये हमारा मुफाद है। ठीक है। मगर जब भी आप बैनुल अक़वामी सियासत में किसी दूसरी कुव्वत से मिलते हैं तो दूसरी कुव्वत के भी कोई मुफाद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। वो कहते हैं ना कि अमेरिका डजंट हैव एलाइज, इट हैज इंटरेस्ट। ऐसे ही। तो अमेरिका के इस वक्त इंटरेस्ट क्या है खित्ते में? ईरान ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब आपने जिक्र कर ही दिया इसमें ईरान के साथ भारत का जो एक पिक्चर के अंदर कि वो चाबहार की पोर्ट पे इंडिया इन्वेस्ट भी करता रहा और हमारे खिलाफ कलभूषण का आना जाना भी ईरान से रहा था। अभी इस वक्त तो फिर इंडिया इस पूरे पिक्चर में आइसोलेट हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जो B-2 बॉम्बर भी आए तो वो उसमें रूमर ये कि उन्होंने इंडियन रूट को इस्तेमाल किया और इंडियन एयर स्पेस को यूज़ करते हुए वहाँ तक आए और आके अटैक किया। सो अब जो ईरान है वो इंडिया से भी पूछेगा कि हम तो आपसे हाथ मिला के बैठे थे पाकिस्तान। नहीं, ये तो अभी फिलहाल रूमर है ना, आई डोंट नो इफ इट्स कंफर्म्ड येट कि इंडियन रूट किस तरह लेगा B-2 बॉम्बर। दे हैव अ बेस राइट देयर इन कतर, राइट? दे हैव tons and tons of bases in the Middle East, all around Iran. So why do they need to fly from India? That doesn't make much sense to me. ठीक है? So again, conspiracy theories पे ज़्यादा। Otherwise तो इंडिया इसराइल को India has no need to get involved in this particular crisis. बिल्कुल साइड पर बैठा हुआ था वो, इसराइल को भी सपोर्ट। इंडिया जो है ना कई चीज़ों में बड़ा अक्लमंद चलता है, हमसे कभी कभार ज़्यादा अक्लमंद चलता है। अब देखें, इंडिया इसराइल और अमेरिका से भी तिजारत कर रहा है और ब्रिक्स के साथ भी है। ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर। जी जी। सो इंडिया जो है ना अपनी पुरानी गेम खेल रहा है कि वी आर गोइंग टू कीप बोथ साइड्स हैप्पी। बिल्कुल ठीक है। अभी जो ईरान है इसके अंदर मोसाद के जो स्पाइज हैं उन्हें इसी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान गिरफ्तार किया गया और बहुत बड़ी तादाद में वो ऑपरेट भी कर रहे थे, वहाँ से अंदर से अटैक भी कर रहे थे। इतना आसान कैसे है ईरान के अंदर? नहीं, ये भी अभी देखो ना, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आई हैं। अभी जंग के वक्त ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती है जिसको प्रॉपर्ली वेरीफाई करने की ज़रूरत है। जब तक इस तरह की खबरें वेरीफाई नहीं होती ना, मैं उस पर तज्जिया नहीं करना। स्पाइस तो ऑपरेट करते हैं ना, कलभूषण एक जिंदा मिसाल है। स्पाइस तो करते हैं ऑपरेट, मगर जो जिस मखसूस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हो मैंने भी देखी थी कि ये हमने बंदे पकड़े हैं, ये मोसाद के एजेंट्स हैं, तो सारे इंडियंस हैं। दैट्स नॉट कंफर्म्ड येट। नहीं, अगर वो इंडियन ना भी हो, मोसाद ऑपरेट करता है ईरान में। चले मैं ये पूछ लेता हूँ, तो ये इतना आसान कैसे है ईरान में ऑपरेट करना मोसाद का या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का, चाहे वो हमारे खिलाफ इंडिया की कर रही हो या फिर इजराइल की कर रही हो? इतना मुश्किल क्यों आपको लगता है? मैं तो आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। गवर्नमेंट की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट की ग्रिप क्या? अमेरिका के अंदर अलकायदा नहीं घुस आई थी और जाके उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया था? CIA और FBI सोई पड़ी थी। इतना भी आसान। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, कोई ऑल नोइंग ऑल पावरफुल शायद तो नहीं होती। ऐसी भी बात नहीं है कि इजराइल के अंदर भी ईरान की इंटेलिजेंस काम करती होगी। आई एम प्रीटी श्योर। आप हैरान हो गए ये बात सुन के? कोई मिसाल मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। ऑब्वियसली हमास के लोग वहाँ पे हैं, आते जाते हैं लोग, वेस्ट बैंक, गाजा वगैरह ये सारे एरियाज के अंदर। आई एम श्योर कि आई डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर इट, मगर आपका अगर ये नुक्ता नज़र है कि मुल्क इतना को वाटर टाइट हो कि किसी दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ घुस ही नहीं सकती, ऐसे कभी नहीं होता तारीख में। अभी देखें, बिल क्लिंटन की इनर सर्कल का बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था जिसको अमेरिका ने अभी पकड़ा है, FBI ने पकड़ा है। पता चला है वो क्यूबा का स्पाई था, वो क्यूबा को इंटेलिजेंस देता था और वो क्लिंटन के इनर सर्कल का मेंबर था और वो क्यूबा से लॉयल था। तो ये ना समझें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरी कंट्रीज के अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं करती, इस सवाल नहीं कर सकती। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी फैसला कर ले कि हमने अपने बंदे घुसाने हैं फलां मुल्क के अंदर, वो घुसा लेगी। ठीक है। मैं ये जानना इसलिए चाह रहा था कि अब चूंकि वो रजीम चेंज तो नहीं इसराइल कर पाया, तो डाउन द लाइन 2, 4, 6 माह में हम एक सिविल वॉर की सिचुएशन देखें कि वो अवाम को इकट्ठा करके इस रजीम के खिलाफ खड़ा करते और कह के चलें अब इन्हें हटाएं। इतना आसान होता तो पहले ना कर चुके होते। लड़ने ना आता, ये कर लेता। इतना आसान नहीं है। ठीक है। अवाम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी इजरायली पपेट के पीछे चल पड़े। पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए खान साहब कहते हैं ना, मैंने 22 साल जद्दोजहद की है, तो फिर जाके फिर 22 साल लगाने फिर मुझे जाके लोगों ने माना है। पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है। ऐਵੇਂ ही कोई आपको इंटेलिजेंस एजेंट कह दे वहाँ जाके वो तू पॉलिटिकल, ऐसे नहीं होता। तो वो कई अंडरग्राउंड भी तो लोग होते हैं ना, वो अचानक सामने आ जाते हैं चेहरे और फिर उन्हें सपोर्ट भी मिल जाती है। ये कंस्पिरेसी थियरीज में तो बड़ी पॉपुलर बात लगती है, मगर ऐसे जो रियल पॉलिटिक्स है जिसमें आप मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स विन करते हैं, उसमें उसके पीछे कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो उसको बनाते हैं।
हमारा जो कंस्पिरेसी थियरी व्यू ऑफ द वर्ल्ड है ना, कि सारी पॉलिटिक्स कंस्पिरेसी इतनी चल रही होती है, ये पाकिस्तान में बहुत आम है, मगर ये दुरुस्त नहीं है। चले मैं इस पर एक सवाल और कर लेता हूँ कि सीरिया के अंदर अभी जो असद रजीम को ख़त्म किया गया और उस पर फिर जिस शख्स को लाके बैठाया, जो आके बैठा जिस तरह से, और उसको बाद में सपोर्ट भी किया, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई, तो वो जो एक मूवमेंट थी वो नेचुरल थी? भाई वो तो 11 साल सिविल वॉर के बाद हुआ ना, जिसमें टर्की ने एक पार्ट टेक ओवर किया सीरिया का, इजराइल ने एक और पार्ट टेक ओवर किया, YPJ और कुर्दिश मिलिशियाज को अमेरिका ने सपोर्ट किया, फिर सिविल वॉर हुई सीरिया के अंदर जो कितने साल चली, 2014 से लेके 2024 तक चलती रही, 10 साल, राइट? 10 साल सिविल, 6 लाख बंदा मरा। जी ऐसा ही तो ये तो नहीं था कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बंदा भेजा और उसने TE लॉरेंस की तरह पूरा मुल्क ही ठा गिरा दिया, ऐसे तो नहीं होता ना। उन्होंने 10 साल मुल्क को पहले जीरो कर दिया, इतनी जंग, इतना फसाद पैदा किए, इतने उन्होंने, और फौजें बाकायदा उस मुल्क के ऊपर टेक ओवर किया। इजराइल की फौज सीरिया की फौज को जाके मारती थी, ऐसे ही इजराइल सीरिया की फौज मूव करती थी, इजराइल का जहाज धड़ल आके बम गिरा के मार के चला जाता था। तो इस तरह करके वो स्टेट कोलैप्स हुआ। ठीक है, तो अगेन इट्स अ बिगर प्रोसेस, तो पूरी जंग हुई है। बिल्कुल ठीक है। OIC का रोल आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल में, ईरान के लिए या ईरान के हवाले से? व्हाट रोल? नो रोल, रोल ही नहीं नजर आया कोई। वैसा ही था जैसा गजा के मुसलमानों के लिए वो बात करते रहे। नो रोल व्हाटसोएवर, बिकॉज हकीकत ये है कि कतर, UAE वगैरह, ये सारे बहरीन, इन सारे मुल्कों ने, आपको पता है कि इजराइल के साथ मुआहदे ना सिर्फ किए हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स ना सिर्फ तय हैं, मगर उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स हैं दोनों। ऐसे ही है, इजराइल की इन्वेस्टमेंट है इन मुल्कों के अंदर, इनकी इन्वेस्टमेंट है इजरायली कंपनीज के अंदर। सो नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और अभी जो एक इजलास हुआ तुर्किया में, और तुर्किया के अपने बिजनेस टाइज भी हैं, ट्रेड टाइज हैं इजराइल के साथ। यस एग्जैक्टली। तो ये डबल प्ले कर रहा था तुर्किया, या वो क्या करना चाह रहा था? हमारी पब्लिक नहीं ये बात समझती कि टर्की जो है उसने कभी भी इजराइल के खिलाफ कोई जंग नहीं की। टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने इजराइल को कबूल किया था। 1948 में टर्की ने इजराइल को कबूल कर लिया था, और 48 से लेके अब तक टर्की और इजराइल की दोस्ती है। लोग तो समझते हैं कि अर्दगान अर्तुगरल है। इजराइल और टर्की की दोस्ती है, और इजराइल और टर्की ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया था सीरिया की गवर्नमेंट गिराने में। और ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है, क्योंकि टर्की ने अपनी फौजें सीरिया की टेरिटरी के अंदर भेजी, बफर स्टेट बनाया एंड सो ऑन। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि इस सारी जंग की सूरत हाल के बाद, अब चूंकि ईरान ने तो खुद को अच्छे से डिफेंड कर लिया, तो इजराइल जिसकी स्ट्रेटजी पिटी है या जो रिजीम चेंज नहीं कर पाया, वो इसका गुस्सा गजा पर उतारेगा, उन बच्चों पर, मासूमों पर? नहीं, अभी उनकी गेम ओवर नहीं हुई है। इट विल कंटिन्यू प्रोसेस। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो अटैक इजराइल ने ईरान पर भी किया है, वो अटैक उन्होंने पिछले 2 हफ्ते में तो नहीं तय किया था। उसके पीछे 5-10 साल की जासूसी शामिल है कि उनके कहाँ पे हैं न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट्स, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स, साइंसदान कहाँ पे हैं, उनके जर्नैल कौन सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में सोते हैं। उसके पीछे उनकी जासूसी थी, ऐसा ही है, कई सालों की जासूसी। तो उनका एक लॉन्ग टर्म इरादा है कि कोई भी गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी उठे जो कि इजराइल के खिलाफ आंख भी उठाए, तो उसको हमने खत्म कर। बिल्कुल ठीक है। और लास्टली मुझे अब इस सारे सिनेरियो के बाद, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद, अब क्या देखते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा या क्या हो सकता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तेलाह तो मैं नहीं इस्तेमाल करता, जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर उस पर बात करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक कंस्पिरेसी थ्योरी में चला जाता है। प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर यही है। मेरे ख्याल आप कंस्पिरेसी थ्योरी से बहुत बचते हैं या बच के निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंसेस की ट्रेनिंग ही होती है। ठीक है, कि कंस्पिरेसीज होती हैं, उनको स्टडी करना चाहिए, मगर जो तारीखी तब्दीलियां होती हैं वो कंस्पिरेसीज की वजह से नहीं होती। ठीक है, वो होती हैं सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से। उनको समझना समझाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इस बुनियाद पर फिर प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा? प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आपको बता देता हूँ कि सोवियत यूनियन की शिकस्त के हवाले से जो दुनिया में बाएं बाजू की शिकस्त हुई है, और थर्ड वर्ल्ड के अंदर उसके साथ साथ जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स या कौमी खुद मुख्तारी की या ऑटोनॉमी की तहरीकें थी, वो भी कमज़ोर पड़ गई। ठीक है। और उनके कमज़ोर पड़ने के नतीजे में
जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स हैं जिनके बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये ताकतवर दोबारा से हो गए। और इन्होंने पिछले इस पीरियड के अंदर 1991 से 2025 तक 14 नई जंगें की। इन्होंने IMF के जरिए पूरी तीसरी दुनिया में ऑस्टेरिटी इंट्रोड्यूस करा दी। इन्होंने अपनी हुकूमतों में भी, अपनी सोसाइटीज़ में भी वेलफेयर स्टेट को उड़ा के रख दिया। यानी कि अब हम एक ऐसे दौर के अंदर चले गए हैं जहाँ ब्रूटल किस्म की कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन दोबारा कायम हो गई है, और ब्रूटल किस्म की इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इस्तेहसाल करें, वो भी कायम हो गई। तो अब 21वीं सदी में हमें इन तमाम चीज़ों को तब्दील करना होगा, अपने प्यारे वतन को खुद मुख्तार बनाना होगा, और सियासी एतबार से तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तो है, ठीक है, मगर मुआशी एतबार से आप देख सकते हैं कि हम मकरूज हैं और हम IMF के मोहताज हैं, और लिहाजा हम एक इंडिपेंडेंट ना तो इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकते हैं और ना दूसरी पॉलिसियां बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल लास्टली अब ये बता दें कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, क्योंकि 1998 में इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करना चाहता था इंडिया के साथ मिलके। इज देयर एनी चांस कि वो पाकिस्तान के ऊपर को नज़र रखे, या ये हो सकता है? वो नज़र रखेंगे प्रोलिफरेशन पे उनकी नज़र है, मगर ऐसा अटैक अगर वो सोच रहे हैं या सोचते भी हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ साबित होएगी। उसकी वजह ये है कि आप किसी कंट्री के न्यूक्लियर असासों पर हमला करें, और अगर तो आप कामयाब हो जाएं तो वेल एंड गुड, अगर आप कामयाब नहीं हुए, आपने एक भी साइट, एक भी मिसाइल मिस कर दी, तो वही मिसाइल आपके पास आएगी। बिल्कुल ठीक है, और फिर आयरन डोम भी आपको नहीं बचा पाएगा। तो ऐसा रिस्क कतई तौर पे। और हम जवाब कैसे देते हैं वो इंडिया से पूछ लें। ये भी ठीक है, ये भी बात ठीक है, मगर इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या और भी कोई कुव्वत ऐसा रिस्क लेना पसंद करेगी, ऐसा रिस्क लेगी। ऐसा रिस्क वो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये रीजन भी डिस्टेबलाइज हो गया, पाकिस्तान की रियासत इन्होंने तोड़ दी, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इन्होंने फैला दी। नंबर 1 तो ये कोई छोटा मुल्क नहीं, नंबर 2 यहाँ पे न्यूक्लियर हथियार हैं जो कि प्रोलिफरेट करेंगे, और पूरे रीजन के अंदर फिर इतना केओस पैदा होगा कि जिसकी हद हिसाब नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल भी उनको ऐसी कोई दूर से भी सोच नहीं, भिनक भी नहीं आनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान पे वो इस किस्म का कोई भी हमले का तसव्वुर भी करे, ख्वाब में भी ना देखें। बिल्कुल ठीक है। ख्वाब में भी जो ख्वाब आता है ना, वो भी नहीं करना आपने। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तैमूर रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।